हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में जो बुक शेयर करने वाला हूँ उसका टाइटल दो कंफ्यूजन एकदम से क्रिएट करता है। और वो टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। तो इस टाइटल के अंदर में ही दो ऐसे डाउट है जो मेरे दिमाग में भी आए और जब मैंने बाकी लोगों से बात करी तो उनके भी दिमाग में पहला ये था कि क्या सोचने भर से कोई रिच हो सकता है, क्या वेल्थ आ सकती है सिर्फ सोचने भर से। और दूसरा ये था कि रिच का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है, क्योंकि हर किसी के सक्सेस के मायने अपने अपने होते हैं और रिच का मायने भी बहुत हद तक लोग वेल्थ को ही रिचनेस मानते हैं। तो दोस्तों इस बुक को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और ये नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखा है। तो सेल्फ हेल्प बुक के अंदर में ये बुक मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब दे देती है कि आप क्यों और कैसे रिच बन सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिल सकता है। तो सोचने का काम हमारा मेजरली सबकॉन्शियस का है। तो जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस है उसको इन्होंने बहुत पावरफुली एक्सप्लोर किया है, माना है, समझा है और उसके हिसाब से हमें बताया गया है कि कैसे सोचना बहुत जरूरी है। वो सोचना, एक सोच हमारी एक सीड की तरह काम करती है, एक ऐसे दाने की तरह काम करती है जिसके अंदर पूरा पूरा ट्री बनने की क्षमता होती है अगर वो सही जगह पे, सही मौसम में और सही मार्गदर्शन के साथ में लगाया जाए तो। नहीं तो एक दाना किसी का पेट भी नहीं भर सकता। तो इसलिए एक थॉट एक सीड की तरह किसी के भी सबकॉन्शियस में सही से किस तरीके से लगाया जा सकता है, वो पौधा कैसे लगाया जा सकता है, उसको थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अंदर बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। नेपोलियन हिल ने जस्ट लिखने के लिए नहीं लिखी है, उसके पीछे रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। और रिसर्च वर्क के लिए उन्होंने तकरीबन 400 से 500 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं किया जो जस्ट एक एवरेज थे, वो सारे के सारे अपने अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल थे। तो जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एनएलपी का, और एनएलपी की स्टार्टिंग है वो मॉडलिंग टेक्निक से हुई है। तो मॉडलिंग में भी हम ये देखते हैं कि हम मॉडल जब बनाते हैं किसी को, तो किसी सक्सेसफुल आदमी की तरह जब हम सोचना शुरू करते हैं या उसको हम उसके बिलीफ सिस्टम को इम्बाइब करते हैं तो हम उस जैसे बन सकते हैं। वैसा ही टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं, लेकिन जो उन्होंने प्रोसेस यूज़ किया वो मॉडलिंग का टेक्निक का यूज़ किया इस बुक को बनाने के लिए। तो उन्होंने वो 400 से 500 जो सक्सेसफुल लोग थे उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू करके तकरीबन 20-22 साल लगाए उन्होंने। और उसके बाद इस बुक को उन्होंने 1937 के अंदर पहला एडिशन इसका पब्लिश हुआ। और उस एडिशन से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सक्सेस के सारे फॉर्मूलाज उन्होंने इसमें दे दिए हैं। तो सेकंड सवाल जो था कि रिच का क्या मतलब है, बिल्कुल रिच का हर किसी का मायने अलग है, सक्सेस का मायने अलग है। तो इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर रिच का मतलब उन्होंने ना सिर्फ वेल्थ से जोड़ा है बल्कि उन्होंने उन सब आइडियाज को लिया गया है कि आपका आइडिया कोई भी हो सक्सेस का, उसको पाने के लिए आपके लिए इस किताब में कुछ ना कुछ तो है। तो रिच आपका मायने है, सक्सेस आपका मायने, और उसका सॉल्यूशन इस बुक के अंदर उन्होंने बखूबी दिया है। तो पहला अगर मैं बात करूं इसके अंदर में, जो बाकी किताबों के अंदर में मैंने नहीं देखा है सेल्फ हेल्प में, जहां पर कि उन्होंने इस चीज को भी जिक्र किया है कि किन कारणों से हम अनसक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि सक्सेसफुल होने के क्या मंत्रास होते हैं और कईयों ने इस चीज के ऊपर बात भी करी, पर ना होने के, सक्सेसफुल ना होने के उन्होंने तकरीबन 30 ऐसे कारण बताए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो जो भी अनसक्सेसफुल हुए हैं या आप लोग
या मैंने भी अपनी लाइफ के पीछे झांक के देखा, तो कहीं ना कोई कारण जरूर उसमें से रहा है जिस वजह से मैं किसी पर्टिकुलर पर्पस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो पहला उसमें उन्होंने बताया कि अनफेवरेबल हेरिडिटरी बैकग्राउंड। तो अगर आपके पुश्तैनी सोच वैसी नहीं है तो भी आप अनसक्सेसफुल होते हैं। सेकेंड है जैसे लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, दैट वी ऑल नो, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव mediocrity, insufficient education. So education is also very important. आज की तारीख में जब हम लोग कुछ सक्सेसफुल लोगों को जो कि स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं उनको जब फॉलो करने की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि उन्होंने जो पर्पस चुना था उसके अंदर उनकी मास्टरी कितनी थी। सिर्फ कुरिकुलम को ड्रॉप आउट करना, कॉलेज को ड्रॉप आउट करना, या एडुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये आपके पर्पस के लिए कितना आप उसकी जानकारी रखते हैं वो भी इसमें है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इल हेल्थ, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो आपका बचपन कैसे बीता है इसका भी बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। जहां हम एक और रिच डैड पुअर डैड की बात करते हैं तो उसके अंदर में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसमें भी ये बताया गया या उसमें भी इस चीज़ का जिक्र आया कि कैसे बचपन में ही आप बिजनेस की तरफ आप किस तरह से आपके एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपका बचपन किस तरह से बीता है। देन प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में। जहाँ मेरे पास लोग बिजनेस कोचिंग के लिए या पर्सनल कोचिंग के लिए भी आते हैं तो उनको पता भी होता है कि ये हैबिट को चेंज करना या ये पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको चेंज करते ही वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। स्टिल वो उस चीज़ को पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये हमारे सक्सेस को ना पाने का मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ परसिस्टेंस, नेगेटिव पर्सनैलिटी, लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल अर्ज। So if the sexual urge is not being controlled or managed, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बनती है फेलियर का। Uncontrolled desire for something for nothing, बिना कुछ खोए हुए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए, बिना कुछ एनर्जी लगाए हुए अगर आप पाना चाहते हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो वो भी या थोड़े समय में ही बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो जैसे हम किसी एक सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं हमें लगता है कि बस ये चीज़ पाई जा सकती है तो बस मैं कल से ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन हम उसके पीछे की मेहनत को हमेशा इग्नोर कर जाते हैं। तो बिना एनर्जी का, बिना हार्डवर्क का, बिना टाइम यूटिलाइजेशन का, बिना मनी का इन्वेस्टमेंट के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लैक ऑफ ए वेल डिफाइंड पावर ऑफ decision making is very important. Then one or more of the 6 basic fears, the 6 basic fears, एक है fear of poverty, हमेशा ही poverty की तरफ ध्यान रहना कि मैं कहीं सब कुछ खो ना दूं, फिर गरीब ना हो जाऊं। the fear of criticism, और हमेशा डरते रहना कि मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, मुझे लोग गलत कहेंगे। इल हेल्थ, हमेशा ही हेल्थ को लेके बहाने बनाना, दूसरों से भी खुद से भी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फियर कि ये करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, ये यहाँ जाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा, ये खाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा। तो इस तरह की सोच भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ। तो ये फियर्स हैं 6 जिनकी वजह से हम सक्सेस नहीं पा पाते हैं।
देन है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ए मेट इन मैरिज. If your life partner is not supporting you in your business or is just into criticism, तो वो भी हमारे लिए काम नहीं करता है. ओवर कॉशियस, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना, होगा नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाना. रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट्स इन बिजनेस, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको पहले सोच समझ के देखें. अगर नहीं देखते हैं तो भी वो आपके लिए नुकसान हो सकता है. सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडिस, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ए वोकेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, द हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, इनटॉलरेंस, इनटेम्परेंस. लाइक जैसा नेपोलियन हिल में इसमें बोला है कि द मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म्स ऑफ इनटेम्परेंस आर कनेक्टेड विद द ईटिंग, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज. ओवर इंडल्जेंस इन एनी ऑफ दिस इज फैटल टू सक्सेस. तो यहाँ हमारे सक्सेस के बीच में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओवर इंडल्जेंस अगर हम हो जाते हैं इन सब चीज़ों में तो वहाँ हमारे लिए नुकसान देता ही देता है, हमारे दुश्मन बनते ही बनते हैं. देन है इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, पोजेशन ऑफ पावर दैट वाज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट. अपनी खुद की काबिलियत की वजह से जब हम पावर नहीं ले पाते हैं, उसको लेने की या जबरदस्ती लेने की जब कोशिश करते हैं तो वो भी, चाहे जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, वो नुकसान देता ही देता है. इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, ईगोटिज्म एंड वैनिटी, गेसिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, लैक ऑफ कैपिटल. बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल को अगर हम इस तरह से समझें, बिजनेस कभी भी हमें नुकसान नहीं देता है. हम बिजनेस छोड़ते हैं तब हमें नुकसान मिलता है. तो बिजनेस जब तक चलता रहता है तब तक वो हमें कुछ ना कुछ उसमें से देता ही रहता है. तो ऐसा हम मानते हैं. और अगर मेरे पास सरवाइव करने के लिए कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, जो नॉर्मली मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के एकदम से आते हैं थोड़ा सा कैपिटल लेके कि चलो स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्ट करने के बाद में महीना, 2 महीना, 3 महीने तक करते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं. तो उसका भी कारण ये होता है कि जब उनका फ्लो ऑफ मनी, इनकम ख़त्म हो जाती है, नहीं आती है, स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है या हो रही होती है, और री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो हम बिजनेस छोड़ चले जाते हैं. तो हम उसको मानते हैं कि बिजनेस में मैं अनसक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैं वहाँ से निकला. अगर मैं बिजनेस में रहता हूँ तो वो रिकवर करना, जो इसका साइकिल है, उस साइकिल में हम रिकवर कर ही लेते हैं. तो इसको हम देखेंगे, पहला जो किताब जिसके अंदर मैं देखा कि फेलियर्स को बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है. और इन फेलियर्स को जब मैं डिफाइन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अपने लिए या अपने जो भी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन जो आपके आसपास में हो, उनको भी आप देखेंगे कि इन 30 पॉइंटर्स में से कोई ना कोई पॉइंटर ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से वो अभी रुके हुए हैं या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो इसमें ना से फेलियर है, बट उसके साथ साथ उन्होंने इसको कैसे कॉन्कर करना है उसका भी पूरा पूरा एक ब्लूप्रिंट इस बुक में दिया हुआ है. तो इसको समझते हैं कि जहां हम बात करते हैं कि इसको ग्रो करने के लिए एक सबकॉन्शियस का रोल बताया गया है. कॉन्शियस माइंड छोटा सा है और उसको छोटे से कॉन्शियस माइंड को किस तरह से बाईपास करके हमें सबकॉन्शियस तक अपनी बात को पहुंचाना है, ये इस बुक के अंदर में भी अच्छे से दिया है. तो जैसा पहला है कि अगर आपकी डिज़ायर नहीं है या आपकी डिज़ायर उतनी स्ट्रांग नहीं है सक्सेस को पाने के लिए, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं. जैसा एक हल्की छोटी स्टोरी है जिसमें एक डिसाइपल अपने गुरु से कहता है कि मुझे बताइए कि सक्सेस पाने का मंत्र बताइए मुझे. तो वो उसको नदी में ले आता है, कहता है चलो ठीक है, आओ साथ में
स्नान करते हैं और वहाँ उसका सर को पानी के नीचे पुश करता है, और वो अंदर से डिसाइपल भी तो जोर लगाता है, पर वो गुरु थोड़ा ज़्यादा जोर से उसको अंदर रखता है, और एक टाइम के बाद जैसे ही वो निकल के आता है तो उसके सांस पूरी भरता है, कहता है आप तो मुझे मारने वाले थे। तो यहाँ पे गुरु उसको कहता है कि अगर आपके अंदर में डिज़ायर इतनी स्ट्रांग है जैसा अभी तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की डिज़ायर थी, तो आप सक्सेस पा पाओगे, अदरवाइज सक्सेस का मिलना मुश्किल है। तो डिज़ायर आपकी बहुत ज़रूरी है। फेथ, आपका अपने ऊपर फेथ, अपने काम पे फेथ, अपने आसपास के लोगों के ऊपर फेथ, ये भी अगर है तो ही आप सक्सेस पा पाएंगे। ऑटो सजेशंस, ये एफर्मेशंस हैं जिनको हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली अगर ऑटो सजेशन नहीं देते तो अनकॉन्शियसली हम कुछ ना कुछ ऑटो सजेशन देते हैं, और वो जो कुछ ना कुछ ऑटो सजेशन होती है वो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होती है। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या ये नहीं हो पाएगा, या ये चीज़ नहीं ठीक नहीं है। तो ऐसे में मुझे कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान रखना है कि थॉट्स क्या चल रहे हैं, और उनको ऑटो सजेशंस मुझे देते रहना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आप जो भी एरिया में काम कर रहे हैं उसकी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम कुछ लोगों की बात करते हैं जो सक्सेसफुल हो गए, जो कॉलेज ड्रॉप आउट या स्कूल ड्रॉप आउट रहे हैं फिर भी वो सक्सेसफुल हो गए, तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि वो चाहे उन्होंने स्कूल कॉलेज के कुरिकुलम से ड्रॉप आउट हुए हैं, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में वो गए उस डायरेक्शन में उनकी नॉलेज पूरी थी उनको, और उसमें वो मास्टर थे। तो हमें नॉलेज को और एकेडमिक्स को, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके चलने की भी ज़रूरत है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक अलग तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देने का, उसको बताने का, और उसको सक्सेस की तरफ ले जाने का। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं समझता। तो जो भी चीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो सबकॉन्शियस के लिए आप सक्सेसफुल हैं, और आपके लिए वही उसी तरीके से ही आपको रास्ते वो आगे देता रहता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, आपकी प्लानिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी पड़ेगी, जिनको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करना है डिसीजंस के साथ में। तो डिसीजंस भी कैसे लेने हैं, कैसे हम उसमें किन किन चीज़ों में कमियां रह जाती हैं उसको भी इसमें बताया। परसिस्टेंसी, परसिस्टेंट होना पड़ेगा आप कुछ भी काम करेंगे तो। कैसे होंगे, पावर ऑफ मास्टर माइंड, ये भी बहुत बहुत पावरफुली हम लोग इसको सबकॉन्शियस को कैसे ट्यून करना है उसमें है। देन एक और चीज़ है जिसके अंदर इन्होंने खुल के बात करी है नेपोलियन हिल ने, वो है कि द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, जहाँ हमें मानते हैं कि द सेक्सुअल डिजायर्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी कर जाते हैं। तो उसको इन्होंने एज आपको बताने की, समझाने की हमको कोशिश की कि उतनी डिज़ायर या उस लेवल की क्या आपके अंदर डिज़ायर है, तो अगर वो है तो आप कोई भी काम कर जाओगे। देन सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली डिफाइन किया है, क्योंकि हम लोग कॉन्शियसली हमको पता होना चाहिए या हम मानते हैं कि उस पर सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, और लास्ट में उन्होंने सिक्स सेंस के बारे में भी खुल के बताया है। तो सिक्स सेंस में जहाँ गट फीलिंग आती है, और गट फीलिंग जो लोग समझ पाते हैं वो लोग बिजनेस के डिसीजंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक बुक, कंप्लीट बुक है आपके लिए, जहाँ आपको पूरे डायरेक्शन, पूरी इम्पोर्टेंस काम की, आपके बिहेवियर की, किस तरह से चेंज करना है, बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, उस बारे में इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप सक्सेस जानते हैं, लेना चाहते हैं, और आप सेल्फ हेल्प बुक से हेल्प लेना भी जानते हैं, तो आपके लिए किताब बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों को कोई गाइड चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई कोच चाहिए, और वो उनसे
डिस्कशन करके अपनी लाइफ की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनके लिए ये किताब बोरिंग किताब है, उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो खुद पे यकीन करते हुए या खुद से ही डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनके लिए किताब अच्छी किताब है। तो इस किताब को कंप्लीट तौर पे देखूं तो एक गाइड है जो आपको किसी भी तरीके की सक्सेस, रिचनेस की तरफ लेके जा सकती है, सिर्फ सोचने भर से नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन तक के लिए। तो आप इसको पढ़ें, देखें और अपने लिए एक गाइड की तरह इसको रख सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच।